दोस्तों, हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप पूरा बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं और व्याकरण के सभी विषयों से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में आपको विशेषण बताना है कि कौन सा है। तो आपको बता दें, नीला क्या है? संख्या तो है नहीं, परिमाण भी नहीं है, एक प्रकार का छोटा बड़ा होता है परिमाण, और सार्वनामिक भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। अब ये देख लिया करें तीन कौन से नहीं है। आप हमारे वीडियो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट जितने भी अभी तक हम लेकर के आए हैं, तो आपको ये हम जरूर बताते तीन क्यों नहीं, जिससे चौथा आपका परफेक्ट आंसर हो जाए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आ स्वर है, ऊ है, ए भी है, या नहीं है, या व्यंजन है। ठीक है, चाचा जाझा या चा वर्ग का वर्ण है। रमा प्लस ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है। तो हम पहले ही बता चुके कि हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर संधि की पूरी बहुत अच्छी ट्रिक है और कई सारे प्रश्न भी हैं अलग से। तो जिनको देखना हो तो जाके यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं और पूरी संधि को ट्रिक के साथ पढ़ भी सकते हैं। देखें, तो रमा धन ईस हमने ट्रिक में बताया था कि ऊपर एक मात्रा हो, चाहे वह एक ही हो चाहे वह ओ की मात्रा हो, गुण संधि होगी। ठीक है, एक मात्रा आपको किसी शब्द में दिख जाए, देखना आप, जैसे रमेश है यहाँ पे, महेश होता तो भी गुण संधि होती, जिनेश होता, गणेश होता, कोई भी शब्द होता एक मात्रा वाला, गुण संधि। वृद्धि में दिखती हैं दो मात्राएं, जैसे महोषधि, महोश्चर्य, ठीक है, मतईक, ऐसे। तो गुण में एक एक मात्रा, ऐसी ट्रिक है, हमने पूरी बताई है यार की, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे अपन ने कहा वह दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है, तो तेज इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ये क्या? क्रिया की विशेषता बतला रहा है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ऐसे आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची पुष्कर तो है नहीं, तालाब का है, कूल भी नहीं है, जलधि भी समुद्र का होता है, तालाब इसमें हो जाएगा, हाँ उर्मी हो जाएगा। ठीक है, उर्मी दिया है चौथे नंबर पे, उर्मी मतलब तरंग हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लो, अभी हमने बताया था जो क्रिया की विशेषता बतलाएं वो क्या है? क्रिया विशेषण। कमेंट में आप दोस्तों उत्तर बताते जाइए, हमारे बताने से पहले आपका कमेंट में उत्तर आ जाए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक मतलब जो कर्म से सहित क्रिया होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो कर्म से सहित क्रिया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वह है, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गए? कर्ता हो गए, और छत पर क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। ठीक है, पतंग क्या हो गए यहाँ पर? कर्म हो गया, और उड़ा रहे हैं क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, पतंग कर्म है, उड़ाना क्रिया है, और बच्चे कर्ता हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह के रूप में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि योजक चिन्ह के रूप में अपन इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे बीच में लगा देते ना, योजक वही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? पूर्ण नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो पार्थ खेल रहा है, मतलब ये पूर्ण नहीं हुआ है वर्तमान, अभी कंटिन्यू में चल रहा है। तो पार्थ खेल रहा है क्या है? अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। ठीक है, जो इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं ना, वो अपूर्ण वर्तमान है इसमें। ठीक है, एक प्रकार से अभी पूर्ण नहीं हुआ लेकिन पूरा हो जाएगा, ये पक्का है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ये वाक्य से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही हैं दोस्तों। तो संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मतलब संदिग्ध मतलब संदेह हो पहले में। जैसे मैंने निबंध लिखा है तो फाइनल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने निबंध लिखा है तो फाइनल है। मैं निबंध लिखा होगा, हाँ मैंने निबंध लिखा होगा, कोई उन्हें वो नहीं हो रहा, संदिग्ध है कि हाँ भाई लिखा होगा मैंने पहले, और भूत की बात है इसलिए। ठीक है, तो सी ठीक हो जाएगा। कमेंट में उत्तर बताते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, मूल शब्द का पर्यायवाची
नहीं है, ये आपको बतलाना है। जैसे झूठ है, तो झूठ शब्द के पर्यायवाची आपको बतला दें कि कौन कौन से होते हैं। तो मिथ्या तो होते ही हैं झूठ, मतलब मृषा भी होता है, मृषा मतलब झूठ। असत्य वचन को भी झूठ ही कहते हैं, तो असत्य भी है। हाँ, वचन जो है, वचन मतलब सामान्य वाणी है, बोलना है, इसलिए वचन पर्यायवाची नहीं है झूठ का। बाकी 3 इसमें पर्यायवाची हैं। ठीक है। टेढ़ा, टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, बतलाना है। तो टेला का वक्र तो होता है, अपन कहते वक्र आदमी कठोर, टेढ़ा। कुटिल भी और बंक भी। घूमा नहीं है, घूमा नहीं होगा। बाकी 3 हो जाएंगे टेढ़ा शब्द के। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विलोम, विलोम शब्द चुनना है जो बिल्कुल सर्वोत्तम इस शब्द के लिए, अल्प शब्द के लिए है। ठीक है। अल्प मतलब होता है मतलब कम, तो अल्प के लिए सर्वोत्तम चुनना है। सर्वोत्तम में बहु, ठीक है। तो ऐसे बहुत नहीं बोलना है, ठीक है। अल्प मतलब बहु, बस कम शब्दों में काम होना चाहिए। उषा, ठीक है। उषा, उषा मतलब होता है प्रातः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संध्या। उषा काल होता है, एक संध्या काल होता है। शाम, कई लोग बोलेंगे शाम भी तो वही बात है, नहीं भैया। उषा यदि बोल रहे हैं तो यहाँ संध्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने ऊपर लिख दिया कि सर्वोत्तम, इसका मतलब क्या, बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल उसी से जैसा शब्द है वैसे ही, उसी में। तत्सम है तो बिल्कुल तत्समय में निकाल दीजिए, मतलब ये कहने का मतलब है इनका पर्यायवाद विलोम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक नहीं है। अब नहीं बताना, जैसे अंबर का क्या नहीं है, ठीक है, समानार्थक शब्द नहीं है। अंबर का आकाश तो है, ठीक है। अंबु मतलब क्या होता है, जल, तो जो उसके धारण करता है, अंबर। कपास, अंबर का एक कपास भी अर्थ होता है। वस्त्र तो होता ही है, सबको पता। हाँ, धातु नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, धातु। ये नहीं है, बाकी 3 हैं। ध्रुव शब्द का आपको बतलाना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बता दें दोस्तों। ध्रुव दृढ़ होता है, स्थिर होता है, अचल जो चल नहीं सकता, ठीक है, ध्रुव वो होता है। तो 3 तो हैं। हाँ, सूरज नहीं है, सूरज इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। वहां कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद है। कौन सा सर्वनाम का भेद है, जल्दी से बता दें। वहां कौन खड़ा है, तो सबसे पहले तो आपको सर्वनाम आना चाहिए इसके लिए। तो अब कौन है, कौन कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पता ही नहीं। पुरुषवाचक भी हो सकता है, स्त्री भी खड़ी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक है भैया, कौन है, प्रश्न हो रहा है। ले चला साथ में तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, अलंकार बताइए। जल्दी से बता दें कौन सा अलंकार है। तो आपको बता दें, ले चला साथ में तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से बोले कि मैं आपको ऐसे साथ में ले जा रहा हूँ जैसे कनक ज्यों भिक्षुक। जैसे कनक कैसे ले जाता है अपनी भिक्षा, कनक जो होती है, कनक के 2 अर्थ हैं, एक सोना भी होता है, आपको पता होगा, और एक कनक आटा भी होता है। तो कनक जो भिक्षुक, जैसे भिक्षुक के आटे को ले जाता है, को लेकर स्वर्ण झनक, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ एक संभावना झलक रही कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लिया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर हो जाता है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा, बी उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपहरण, जल्दी से बता दें कि अपहरण में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अप में हरण लग गया। बुराई में लगा प्रत्यय क्या है, बताइए। बुराई, जल्दी से बता दीजिए। बुराई शब्द में प्रत्यय आपको बता दें, आई प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, आई। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास हमने आपको पढ़ाई थी, समास की ट्रिक पढ़ाई थी अपने चैनल पर, प्ले लिस्ट में वीडियो भी है, आप तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, जा करके जरूर देख लें। तो उसमें हमने आपको बताया था कि प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है, वही प्रधान होता है। तो जैसे प्रति, प्रति प्रथम पद अव्यय है, ठीक है। यथा भी अव्यय है, प्रति अव्यय बता दिए। तो आय और व्यय ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। बाकी 3 जो है वह अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो यहाँ पूछा गया कि अव्ययी भाव समास नहीं है, तो आय और व्यय में नहीं है, बाकी 3 में है, ठीक है दोस्तों। और देखें, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या हो जाएगा,
तो सा एक प्रकार से क्या है यहाँ पर वाचक शब्द है कि दीप सा। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसके लिए क्या कहते हैं? इंद्रियों की पहुंच से बाहर मतलब अतीन्द्रिय। ठीक है, ऐसे आगे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप बतलाना है। अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है? तो ये उति है, ये तो उति है, अतिशयोक्ति है, ये सयोक्ति है, सा पूरा होता है, याद रखिएगा। तो ए उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, बाकी 3 गलत हैं। आगे वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विकसित होगा। जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि होगा, तो आप ये भी बता दें कौन सी संधि है। तो आपको बता दें कि इसका जो संधि विकसित हुआ ई के बाद आ रहा है एक प्रकार से, तो ई को क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, तो वाण्योचित हो जाएगा, यण संधि। ठीक है, वाण्योचित हो जाएगा यण संधि में। हमने बताया था या के पहले कोई आधा शब्द आ जाए तो आपको क्या, कौन सी संधि लगानी है? यण संधि। ट्रिक भी बताई थी, यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं वाण्योचित, वाणी प्लस औचित, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, औ आ रहा है एक प्रकार से, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो अच्छी कमेंट में सही उत्तर दिया है, तो बहुत अच्छी आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप हमारे प्रैक्टिस सेट देखते जाएं तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि अन्वेषण जो शब्द है उसमें जो लोगों ने उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। आपने यदि दिया होगा तो आपको पता भी होगा। तो आपको बता दें कि अन्वेषण शब्द में हमने ट्रिक जो बताई थी कि या वा में कोई आधा शब्द लगा हो तो यण संधि जानना, तो यहाँ पर यण संधि है। यण संधि का यदि आपको नियम पता होगा तो आप आराम से लगा लेंगे कि ई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो अनुधन ईषण से क्या बन जाएगा? अन्वेषण। ठीक है, ऊ को क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा, ना आधा बचेगा। तो इस प्रकार से अन्वेषण बनता है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा कर रहे हैं निरंतर। रंग भवन। ठीक है, तो नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। रंग भवन, अब इसके सबसे उपयुक्त अर्थ आपको चुनना है। तो रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह या रंगेलियां मनाने का स्थान। तो आपको बता दें नाट्यगृह को क्या कहते हैं? रंग भवन कहते हैं, याद रखिएगा, सबसे उपयुक्त यही है इसका अर्थ। प्रतिघात, प्रतिघात के लिए सबसे उपयुक्त चुनिए, क्या होगा भैया? प्रतिघात। तो आपको बता दें कि प्रतिघात मतलब कोई अपना घात करे तो अपन उसके बदले उसका घात करें। प्रतिघात मतलब चोट के बदले चोट। ठीक, किसी ने एक मारा तो एक उसने मार दिए सामने वाले ने, ये क्या हो गया? प्रतिघात एक प्रकार से। त्रिकालज्ञ। ठीक है, त्रिकालज्ञ मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञा मतलब तो होता है जानने वाला, तो त्रिकाल मतलब जो तीनों काल को जानता है उसको क्या कहते हैं? उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। इस प्रकार से सर्वज्ञ हो जाएगा त्रिकालज्ञ का। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, अब शुद्ध वाक्य देखिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एक एक कमेंट में जल्दी उत्तर बताइएगा। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर 4 ये हैं, तो हम आपको जल्दी से देख करके उत्तर बताते जा रहे हैं। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। ठीक है, 30 का हो जाएगा, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। अब यहाँ पर दिया है प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। 2-2 अलग कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्येक को 2 मतलब समझ जाएंगे, एक एक को दे रहे हैं, 2-2 देना है। हर एक को 2-2, अब हर एक को फिर 2-2 तो वो भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति, अब व्यक्ति बोलने की ज़रूरत नहीं, प्रत्येक जो है व्यक्ति को देगा और किसी को देने वाले नहीं है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखें 31, तो उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय नहीं होता, शक भी नहीं होता, आशा भी नहीं होती, हाँ आशंका जरूर होती, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखें, जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या हैं? जल्दी से बता दें क्या हैं? तो जो वाक्यांशों, शब्दों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द हैं। ठीक है, समुच्चय मतलब ये होता है जुड़ना। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तुम पहले ही बता चुके कि भाई उपसर्ग हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। संधि 2 वर्णों के बीच में होती है। ऐसे आप लगा सकते हैं। नाक का बाल होना,
मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना, जल्दी से बता दीजिए। मुहावरे का अर्थ नाक का बाल मतलब अधिक प्रिय होना। बैठे से बेगार भली, कहावत का सही अर्थ है कि बैठे से बेगार भली, आपने सुनी होगी कहावत। तो निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा है, फालतू बैठे से अच्छा खुद थोड़ी लाभ हो जाए, ठीक है। शरणार्थी के लिए अंग्रेजी शब्द रूप होगा, शरणार्थी जल्दी बता दें। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सी, फुगेटिव, ठीक है। आगे, बंदर का तत्सम है, बंदर, तो बंदर को कहते हैं बानर, ठीक है। तत्सम तद्भव, तत्सम पूछ रहे नहीं तो पर्यायवाची सोच के कपि या मरकटे लगाया हो, याद रखिएगा क्या पूछा है। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन में कौन सा समास है? तो आपको बता दें उपमान उपमेय भाव है। कमल नयन यहाँ पर जो इसका बन जाएगा कमल नयन, ठीक है। तो नयन मतलब आंखों की उपमा किससे की गई है? कमल के। उपमान उपमेय भाव है तो कर्मधारय समास है। ट्रिक हमने अपने चैनल टॉप 50 स्टडी पर संधि समास की पढ़ाई है, आप जा करके सर्च करके जरूर देख लें। जो युद्ध में स्थिर होता है उसे कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? तो युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर मतलब युधिष्ठिर, कई बार पूछा गया। जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्याकरण को जानने वाला, मतलब वैयाकरण, ठीक है। वैयाकरण कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया। सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हो, आगे देखना, देखेंगे ही आपको पेपर में। आप हमारे हिंदी साहित्य के जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप एक बार जा कर के प्ले लिस्ट में जाएं चैनल की और ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न ना छूटे। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं, अभी बताया था पहले, आप पूछ रहे हैं बाद में, तो उसी के साथ हमने आपको बता ही दिया था। तो जो अव्यय वाक्य लेकिन लगेंगे, हाँ कोई वो नहीं लग रहा, शब्द नहीं लग रहा, अब यहाँ अव्यय वाक्य किसी शब्द के बाद में लगकर विशेष बल प्रदान करें उनको कहते हैं निपात, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई? कई बार पूछा गया। अतुकांत शैली में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आपको बता दें प्रेम पथिक, ठीक है। जो प्रेम का पथ हो जाता है फिर उसका कोई तुक नहीं रहता, वो इधर उधर मतलब घूमता है, आतुकांत, ऐसे आप याद रख लेंगे। याद करने के लिए ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? जल्दी से बता दें, प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? कायाकल्प है, रंगभूमि इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमाश्रय है, हाँ जय पराजय नहीं है, ठीक है। बी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? जल्दी से बता दें, तो कबीरदास जी थे संत काव्य धारा, ठीक है। निर्गुण के काव्य के अंतर्गत जो संत काव्य धारा थी उसके कवि थे कौन? कबीरदास जी। ये सब एक प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं वाले प्रश्न हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को याद करिए, ध्यान से समझिए, पढ़िए, क्योंकि पहले भी हम बहुत सारे वीडियो लाए हैं और आगे भी ऐसे हिंदी व्याकरण, जिसमें इसी में देखना आप संधि समास अव्यय उपसर्ग प्रत्यय विशेषण शब्द सब आ गए इन क्वेश्चनों में। और इसी के बाद आपको बता दें कि रचनाएं भी आ गई, प्रमुख विशेषताएं भी आ गई हैं, और काव्य शास्त्र भी आ गया, रस छंद अलंकार, ऐसे हर चीज़ आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलती है, ये हम लेकर के आते रहते हैं। इसलिए अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करेंगे तो हम और ऐसे वीडियो लाने का बिल्कुल प्रयत्न करते हैं कि दोस्त इतना पसंद कर रहे हैं तो हमें और ऐसे वीडियो, ऐसे प्रश्न लाना चाहिए। तो आपको यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। चले अगला देखें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? देखो, हिंदी जो है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये सब आपने पढ़ी होंगी, बिहारी हिंदी, ये सब पढ़ लेना है। बोलियां जो है ना हिंदी की, ये जरूर पढ़ लेना, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की कौन कौन के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो आपको बता दें जो मेवाती है और मगही बघेली, यहाँ जो बोल रहे हैं तो मेवाती तो आती नहीं है, तो राजस्थानी के अंतर्गत आ जाएगी। बघेली और मगही भी नहीं आती। हाँ, कन्नौजी जो है वह पश्चिमी के अंतर्गत आती है। तो कौन सा उत्तर इसका ठीक हो जाएगा? कन्नौजी, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऐसे आप
इस तरह दोस्तों 50 प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। आगे और 50 प्रश्न देखते हैं। आप तैयार रहें, कमेंट में उत्तर ऐसे ही बताते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल के तो आप सब्सक्राइबर हो ही गए होंगे। चलिए पिछले पार्ट देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी ग्रामर टेस्ट जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आगे। शुरुआत करते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की यहाँ पर सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो आपको बता दें शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द। हमारे बताने से पहले कमेंट में आपको बतलाना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। 4 शब्द दिए हैं, इनमें जातिवाचक कौन सा है? तो आपको बता दें कि जातिवाचक जो शब्द है वकील। ठीक है, वकील कह देने से सारे वकीलों का बोध हो जाता है एक प्रकार से। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण बतलाना है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बता दें का पहला अक्षर है वर्ग का। ठीक है, आपने पूरी वर्णमाला ना पढ़ी हो तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आप वर्णमाला देख लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे का वर्ग का का, फिर खा तो दूसरा नंबर का है, गा तीसरे, तो खा गा 1 3। ठीक है, तो ये कहलाते अल्प प्राण। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो आपको बता दें कि संस्कृत में जब मैंने उच्चारण स्थान पढ़े थे तो उसमें एक सूत्र आया था वकारस दंतोष्टम, मतलब वाह जो है भाई क्या है? दंतोष्ठ है, वाह, याद रखिएगा। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में जो थी है वह बताना है कौन सी क्रिया है, जल्दी से बता दें दोस्तों। तो वह जो थी है वह योजक क्रिया है। कौन सी है? योजक। भूखे को खाना दो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? भूखे को खाना दो, जल्दी से बता दें, कारक लगा लें। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा कि भूखे को, तो भूखे को में यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, मतलब भूखे को मत दो, खाना दो, देने के अर्थ में वैसे ही संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाक्य को पहचानना है, जल्दी से पहचान के उत्तर लिख दें कमेंट में। तो संबंध कारक जो वाक्य है वह है राधा का कुत्ता। ठीक है, राधा का कुत्ते, संबंध बहुत तेज दौड़ता है, संबंधवाचक वाक्य हो गया। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा इसका उत्तर, कौन बतलाता है? तो प्रतिदिन तो एक अव्यय है, प्रति अव्यय है ना, तो इस प्रकार से प्रतिदिन। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, एक पुस्तक रखी है, इसलिए पुस्तकें रखी हुई हैं, बहुवचन होता है या द्विवचन तो 2 पुस्तकें होता, लेकिन यहाँ पुस्तक रखी है तो एक वचन है। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल मतलब जो कार्य हो चुका है। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब हो गया। ठीक है, ये तो चल रहा है, ये भी चल रहा है, या भविष्य है, तो ये हो गया है, ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से विशेषण है, कौन सा विशेषण है? जल्दी से बता दें विशेषण। तो आपको बता दें कि शीतलता क्या है? एक विशेषण है। उष्णता, शीतलता विशेषण होते। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य स्त्रीलिंग में दिया है, पुल्लिंग क्या होता सब लोग जानते हैं, आचार्य। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्वी, कई बार पूछा गया है। तपस्वी का तपस्विनी होता है। ठीक है, तपस्विनी। अन्य और अन्य शब्द के युग्म का सही अर्थ भेद चुनिए। तो अन्य मतलब तो होता है अनाज, और अन्य मतलब होता है दूसरा, तो इस प्रकार से आप चुन सकते हैं। ठीक है, एक पकड़ में आ जाए ना तो आधे ऑप्शन तो वैसे ही चले गए ऐसे। खिलौना शब्द में मूल शब्द है, चलिए बता दी कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय लग करके फिर बना है। तो मूल शब्द है खेल। ठीक है,
आगे देखें, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर तदनुकूल लिखिए। ऐसे ही प्रश्न बहुत आते हैं, मैंने देखा हिंदी में। यमुना नदी को खालिस्तान भी कहते हैं, एक प्रकार से उसका पर्यायवाची ही बताना है यमुना का, जल्दी से बता दें। तो यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं। जहाँ एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहाँ अलंकार होता है। एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। पंच परमेश्वर गद्य की खालिस्तान विधा है। पंच परमेश्वर क्या है? सबने पढ़ी भी होगी ये, जल्दी से बता दें। ये क्या है? कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है। हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? वेरी वेरी IMP प्रश्न है। तो अभी जिनका हमने नाम लिया था, ऐसे श्री मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कहावत का दूसरा नाम है। कहावत का दूसरा नाम जल्दी से बता दें। कहावत को कहते हैं लोकोक्ति। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के समानार्थी हैं। ठीक है। समानार्थी चुनना है। तो व्यसन, अब जल्दी से बता दें कि व्यसन का इसमें से क्या हो जाएगा। फटाफट दें, बहुत सारे मित्र इतने अच्छे उत्तर देते हैं, लगता है कितनी अच्छी तैयारी है। कुछ लोग अभी पीछे हट जा रहे हैं, उत्तर ही नहीं दे रहे। तो व्यसन कहलाता है बुरी आदत। क्या? बुरी आदत को क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। बिरले, बिरले मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दें। तो बिरले तो जो आसानी से ना मिले, बिरले तो दुर्लभ। आजीविका, आजीविका, आजीविका जल्दी से बता दें। आजीविका, हाँ सब लोग सही पहचाने। रोजी, रोजी रोटी, आजीविका वही। सुशील, सुशील के लिए बता दें सही अर्थ। सुशील मतलब होता है एक प्रकार से जो शीतल हो। ठीक है। शांत मतलब व्याधि, व्याधि किसको कहते हैं? ठीक है। तो सब लोग जानते हैं भाई व्याधि, व्याधि किसको कहते हैं? व्याधि, व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग। ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो सुशील आया था, मेरे एक और निवेदन है कि सुशील का शीतल तो हो गया, सच्चरित्र ज़्यादा बेस्ट इसमें लग रहा है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन। सच्चरित्र आप कर लीजिएगा। सुशील मतलब जिसका शील मतलब चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र आप इसको कीजिए, सुधार लीजिए। सॉरी, क्षमा से आता हूँ, बाकी बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है। शीत का विलोम होगा, जल्दी से बता दीजिए भाई। शीत का विलोम क्या होगा? शीत मतलब होता है ठंडा, तो शीत का विलोम जल्दी से कमेंट में हमारे बताने से पहले आपको बतलाना है। देखते हैं कितने मित्र सही उत्तर देते हैं। तो शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। ठीक है। D उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। अगला है मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द बताएं साहब कमेंट में, क्या होगा उत्तर? कितने दोस्तों को पता है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सिखी, सापक और विभावरी नहीं, मत्स्य। ठीक है। मत्स्य मतलब मीन, मछली। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, मछली बोलते हैं। और दोस्तों आपने अभी पूरे वीडियो यदि क्रम से हिंदी व्याकरण के देखने हो या संस्कृत इत्यादि के, तो आप यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को जा करके देख सकते हैं। पूरे वीडियो आपको वहाँ पर क्रम से मिल जाएंगे। कार्य के आरंभ से ही विघ्न पड़ना, कार्य में आरंभ से ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? जल्दी से बता दीजिए। क्या हो जाएगा? सिर मारना नहीं होगा, सिर पर सेहरा बांधे होना नहीं होगा। हाँ, ये तीसरे नंबर पे दिया है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कि जैसे ही सिर मुड़ाया मतलब गंजे हुए, ऊपर से ओले और गिर गए। तो इसका क्या हो जाएगी? कार्य के आरंभ किया और विघ्न पड़ना शुरू हो गए। ठीक है। आगे, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो देखो सूर्योदय में संधि पी है, पहचानना है। तो आप यदि विच्छेद कर लेंगे तो आसानी होगी। तो इसका विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। यदि विच्छेद आता है तो आपको क्या लगाना है? सूर्य प्लस उदय। ठीक है। अब इसमें देखें, प्लस के इस तरफ आ है या में, और प्लस के इस तरफ ऊ है,
तो आ और ऊ मिलकर के क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, ठीक है। आ के बाद ऊ आ जाए तो ऊ को ओ हो जाता है, किस संधि में, गुण स्वर संधि में, तो एक गुण स्वर संधि हो गई। और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ऊपर एक मात्रा हो, भाई ओ की मात्रा हो या ए की मात्रा हो, गुण संधि, तो यहाँ ओ की मात्रा है। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक की वीडियो भी हम आप तक लेकर के आते ही हैं। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। चलिए मित्रों बता दीजिए जल्दी से कमेंट में, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय से 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के पहले लगते हैं या बाद में, पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तो बाद में लगते हैं। ठीक है, तो अब बाद में लगते हैं, तो एक मिल शब्द हो गया प्लस आप से मिलकर के क्या बन गया, मिलाप। तो आप क्या हो गया, इसमें प्रत्यय हो गया, क्या हो गया, आप प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम तद्भव के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। शोक, पृथ्वी, चंद या परख। देखते हैं कौन देता है सही उत्तर। तो शोक तो भाई तत्सम है, पृथ्वी भी तत्सम है, चंद्र भी तत्सम है। हाँ, परख नहीं है, परख तत्सम नहीं है। परख क्या है, तद्भव शब्द है। बाकी शोक, पृथ्वी और चंद्र ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखें पहले दिया है, आज मैं यहीं रहूँगा, आज मैं यहीं रहूँगा, पहले नंबर पे दिया है। ठीक है, तो पहले नंबर का ये जो वाक्य, बाकी देख लें, फिर इसको थोड़ा ही गड़बड़ लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये तो सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो, सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला, सही है, यही गड़बड़ है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, आज मैं यहीं रहूँगा, मैं आज यहीं रहूँगा, ऐसा होता है, मैं पहले करता आएगा, आज मैं यहीं रहूँगा, ये कौन सा वाक्य हो गया, इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, आगे देखें, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, आपको भी पता है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे कहते हैं कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा वो इसके कई उदाहरण आपने पढ़े होंगे। चंचल किरणों वाला, चंद्रमा की चंचल किरणों वाला उदाहरण, ऐसे कई हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। रस पहचानना है। ठीक है, देखो रस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका उसको पढ़ने की, पहले देखो कि यहाँ पढ़ना कैसे है, तो आगे रस दिख जाएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी, तुम्हें देख करके सीता मृग नैनी, सीता के भी नयन कैसे थे, मृग के समान उसके नयन थे। तो अब यहाँ पर एक प्रकार से क्या वियोग की बात आ रही है। ठीक है, लेकिन कैसा श्रृंगार झलक रहा है, नयन की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। पहचानना पड़ेगा आपको, अर्थ लगाना भी आना चाहिए शब्दों का, और साथ में 1-2 बार पढ़ें तो अभ्यास से आ जाएंगे। जो हमारे अभ्यास प्रश्न आते हैं इनको आप निरंतर देखते रहें, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें पहचानना है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आपको बतलाना है, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा पहले बता दें कि उत्तर पद प्रधान जहाँ पर होता है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। आजन्म मतलब जन्म पर्यंत, आ तो इसमें लगा है भाई, ये तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आशातीत, आशा से अतीत, उसको क्या बोलते हैं, आशातीत। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह समाहार, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। तो आशा से अतीत, आशातीत, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। बाकी आजन्म में अव्ययी भाव है, शीतोष्ण में शीतोरोष्ण द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। शीतोष्ण में क्षमा चाहूँगा, द्वंद्व समास है क्योंकि 2 बीचों में द्वंद्व हो रहा है। वो अष्टाध्यायी में द्विगु है, संख्यावाची द्विगु, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। इस प्रकार से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ये शुद्ध शब्द का कई बार मैंने देखा कि पूछा जाता है और लोग गलती करके आ जाते हैं। शुद्ध शब्द आपको बताना है,
तो आपको बता दें कि अनाधिकार लिखा है, नहीं अनधिकार होता है। अहिल्या लिखा, अहिल्याबाई। अंतर्धान, ये गलत लिखा है, अंतर्धान होता है। उपर्युक्त सही है, ठीक है, उपर्युक्त। आगे, अक्षी का तद्भव होगा। अक्षी का तद्भव जल्दी से कमेंट में बता दें, अक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि अक्षी मतलब होता है आँख, ठीक है, अक्षी मतलब आँख होता है। तो अक्षी का तद्भव क्या हो गया, आँख हो गया एक प्रकार से। आगे दोस्तों लाइक जरूर कर दें एक बार वीडियो को, प्रश्न पसंद आ रहे हो, जिससे आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। जहाँ लोगों का मिलन हो, खाली स्थान एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसको क्या कहते हैं साहब, बता दीजिए। तो लोगों का मिलन जहाँ पे हो, मिलन मतलब सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन में क्या करते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, कई परिचय सम्मेलन होते हैं शादी विवाह में, तो ये मिलन है एक प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, सम्मेलन। आगे, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का पूरा नाम था, ठीक है। अब पद्मावत में से क्या है, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से क्या है। तो वक्रोक्ति, अन्योक्ति, रूपक प्रकाश या समासो। अब आपको बता दें जायसी द्वारा लिखित पद्मावत एक समासोक्ति है। आगे देखें, उर्वशी किसकी रचना है। कई बार पूछी गई, मैंने देखा जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ उर्वशी रचना पूछी जाती है। तो जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों, कितने लोगों को पता है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो आपको बता दें कि उर्वशी जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की, दिनकर इनका नाम है, रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी क्या है, रचना है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन इसी प्रकार के आप देखना क्वेश्चन आपके पेपरों में आएंगे। तो दोस्तों आप जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप पेपर में परीक्षाएं पास होकर के सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।